बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, एक ख़बर जो कि इस वक्त ज़बान आम है और जिसके ऊपर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ख़बर ये है कि वफाकी काबीना में रद्द-व-बदल की सरगोशियाँ इस वक्त है। और ये चमगोशियाँ कोई आम ख़बर नहीं है, बिकॉज़ इफ़ देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। और इससे कबल कि हम ये डिस्कस करें कि ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये जानना ज़रूरी है कि इस कदम के पीछे के मकासद क्या हैं। क्योंकि अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लें, तो माज़ी में हमने ये देखा है, या फिर जब ये हुकूमत बनी और वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ फरमाए, और इससे कबल जो पीडीएम का एक टाइम पीरियड चला, तो नवाज शरीफ साहब कह लें, शहबाज शरीफ साहब कह लें, वो यही कहते थे कि वी हैव एन एक्सपर्ट्स, और ये जो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है वो अच्छा डिलीवर करेंगे, बिकॉज दे हैव एन एक्सपर्टी, जो एक्सपर्टीज़ है उनके पास। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुल्की मामलात को बड़ी स्मूथली अंदाज में चलाना है। लेकिन अब नाज़रीन, क्या ख़बर है कि वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वो उनकी परफॉर्मेंस से उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, और इसी वजह से अब ये फ़ैसला किया गया है कि चंद वजारतों में जो है वो तब्दीली की जाएगी, कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। तो आया के डिस्कस ये करेंगे कि क्या ये हुकूमत का इक़दाम दुरुस्त होगा, और इस इक़दाम के बाद जो नताइज आएंगे क्या वो फ्रूटफुल साबित होंगे, कोई अच्छे रिजल्ट्स जो है वो सामने आएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इससे कबल फिर ये बात कहना क्यों ज़रूरी था कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो कि मुल्की सियासी और मुआशी मामलात को दुरुस्त कर देगा। अब वो सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको चेंज करेंगे, और ये सिलसिला हमने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी देखा। तो अगर तब वो गलत था तो आज भी ये गलत है, और अगर तब वो सही था तो फिर आज भी ये सही होगा। लेकिन नाज़रीन, आप याद माजी अजाब है यार, अब ये जुमला जो है ना, ये सेंटेंस जो है ना, कहना पड़ता है, क्योंकि अगर माजी की चीज़ों को देख लिया जाए तो आज के दौर हाजिर से वो मुताबिकत उस तरह से नहीं रखते हैं, जिस वजह से मसाइल और दुश्वारियाँ सामने मज़ीद आ जाती हैं। और इससे ज़रा थोड़ा आगे बढ़ जाएँ नाज़रीन, अगर हुकूमती इक़दामात के हवाले से बात कर लें, और उसी के साथ ही अगर मुल्की मईशत का ज़िक्र करें, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल की वजह से ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर है। और इसी वजह से नाज़रीन, हम ये भी बात करते चलेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं सबसे ज़्यादा महंगाई में इजाफे का बाइस बनती हैं। और ये भी यहाँ पर मेंशन करते चले कि जब इंटरनेशनली ख़ाम तेल की कीमत में कमी होती है, तो फिर पाकिस्तान में उसके असरात हमें फौरी तौर पर नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ख़ाम तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं इंटरनेशनली, तो वहाँ पर बढ़ने से कबल ही पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे ज़रूरत एशिया, जो एशिया खुर्दनोश हैं और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मामलात हैं, उस हवाले से महंगाई हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। तो आया इन तमाम सिनेरियो में किस तरह से आगे के मामलात ये हुकूमत देखेगी, और चूँकि इंटरनेशनली ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर है, तो किस तरह के आगे के मामलात चलेंगे, इस हवाले से नाज़रीन पैनल से राय लेने की कोशिश करेंगे। और पैनल का जिक्र करती चलूँ, सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, और डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं आज के प्रोग्राम में। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद फ्रॉम डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर जॉइन अस। जी, बहुत शुक्रिया महविश, मुझे इस अहम मौजू के ऊपर मदऊ करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है, दिन ब दिन उसमें एक ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से अगर हम मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होकर रह चुकी है। फरमाइएगा, क्या जब तक ये इंटरनेशनली मामलात नहीं एक दुरुस्त सिमत पर गामजन होते हैं, मुल्क की मईशत भी उसी तरह से मुतासिर रहेगी? जी बिल्कुल महविश, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में बात की है, ग्लोबली इकोनॉमी की बात की है कि किस तरह से मुतासिर हो रही है, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। क्योंकि जब इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जब दुनिया में इस तरह के मामलात चलते हैं जो इस वक्त यूएस और ईरान के दरमियान जिस तरह से हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जा रहा है, और वो पाकिस्तान पे भी जिस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। और उसमें मुतासिर होने वाले जो हम बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तबका जो पिसता है वो अवाम है। अवाम के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात जाते हैं। जबकि आज तो ये भी है कि IMF की जो शराइत है उसमें ये है कि उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इसमें मजीद जो है वो रियायत या सब्सिडी जो है वो नहीं देनी चाहिए। जबकि अवाम जो है इस वक्त, पहले ही हमारे इधर अगर देखें तो बहुत ज्यादा महंगाई है, और उस महंगाई ने बहुत ज्यादा असर डाला है। अगर आप पेट्रोल की कीमत देख
देखती हैं तो हर एक चीज उससे जुड़ी हुई है। आप अशिया खुर्दोनोश की बात करें, आपका आटा है, घी है, चावल है, ये वो चीजें हैं जो हमारा आम जो शहरी है, जाहिर है एक इंसान ने रोटी खानी है और रोटी खाने के लिए उसे जो आटा है वो बहुत जरूरी है। और वो इस तरह से जो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की वजह से, जो असर जा रहा है, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसी रात को ही एकदम से सब चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसके लिए हम हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। देखिए, हुकूमत में हम हुकूमत को बिल्कुल मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं क्योंकि हुकूमत इन सब चीजों से वाकिफ होती है। और ये सब जो हमारे हुक्मरान इस वक्त आते हैं वो कोई नए चेहरे नहीं होते। अल्टीमेटली ये वही लोग होते हैं जो कि अपने अपने शोबों के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं और इनको इस सारी सूरत हाल का पता होता है। जैसे ग्लोबली सूरत हाल और जंग की सी सूरत हाल हुई है, इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। और अच्छे हुक्मरानों का ये काम होता है कि आप पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं। आपको पता होता है जब आपने हुकूमत करनी है तो इस तरह का जवाल भी आना है, इस तरह की मुश्किलात और मुसीबतें भी आनी है। तो आपने अवाम को, जो आपका मकसद है, आपको इसीलिए भरपूर मैंडेट दिया जाता है कि आपको इसलिए मिनिस्ट्रियां दी जाती हैं कि आप अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन यहाँ पर तो शदीद मुश्किलात हैं, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है और हुकूमत के लिए और जितने मैं समझती हूँ कि सियासतदान है उनके पास इस तरह की स्ट्रेटेजी और अक्सर होती भी है। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे मतलब माजी में हमने कई ऐसी मिसालें देखी हैं। जैसे मैं अब आपको 2020 की बात करूं, जब कोविड आया था तो उस वक्त जो हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी और उसके जो विफाकी वजीर सेहत थे, उन्होंने किस कदर खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को निकाला था जब पूरी दुनिया एक खौफ में मुब्तला थी। तो इसी तरह से कतन नहीं होता कि इनको पता ना हो। इनकी जो नजर होती है और इनका जो विजन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बात होती है नीयत की कि आप नीयत कैसी रखते हैं। क्या आप इस हुकूमत की नीयत आपको कैसी लग रही है? अभी ये सरगोशियां भी हैं कि वफाकी काबीना में तब्दीलियां भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और ये विफाकी काबीना में तब्दीलियां कोई नई बात तो नहीं है। तोसी भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, और जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है उसमें जब सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं तो आगे के लिए भी अभी मशावरत कर रही हैं। वजीर आजम ने इस अमल को बहुत तेज कर दिया है। इसलिए तेज कर दिया है कि आगे जो लोग लाए जाए, जाहिर है ये भी एक तरह से हम जो देखते हैं एक बारियां लगी हुई होती हैं और ये कई चीजें तो पहले से तयशुदा होती हैं कि आपको आपकी टर्न दी जाएगी और वो टर्न दी जाती है। इसमें ये नहीं तय किया जाता कि आपने डिलीवर क्या किया है। आपका जो विजन था या आप जिस पर्पज के लिए मैंडेट लेके आए हैं या आपको जिसके लिए नवाजा जा रहा है, आप वो अवाम में डिलीवर क्या करेंगे। तो इसी तरह से बलोचिस्तान अवामी पार्टी है और MKM भी है। इस दफा विफाकी काबीना उनको भी सोच रही है कि मजीद नुमाइंदगी उनको भी दी जाए। और इसी तरह से काफी अहम जो आ रही हैं खबरें कि ये 3-4 दिन पहले की जो खबर है कि इस तरह से जो विफाकी काबीना है उसमें काफी तब्दीलियां, बल्कि आज तो ये भी अहम खबर है कि वजारत इत्तलात और नशरियात के वजीर जो देखते हैं हम काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उन्होंने बहुत अच्छा, अगर देखा जाए तो डिलीवर भी अच्छा किया है। जाहिर है जब हम अच्छा डॉक्टर साहिबा, आई हैड टू कट यू ऑफ बिकॉज मैं जानना ये चाहूंगी आपसे कि ये मिनिस्ट्रियां अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रही हैं या नहीं, इसका तयन किसने करना है? आवाम कर सकती है कि नहीं कर सकती, या फिर गवर्नमेंट के अपने रिस्पॉन्सिबल करेंगे? देखिए, आप आजकल अगर पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही होती है वो सुने, वहां पर जो अपोजिशन बात कर रही होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो खूबसूरत किरदार है वो, और जमहूरियत का हुस्न भी यही होता है। आप देखिए कि अपोजिशन अदा करती है। आप अपोजिशन की तकरीरें सुने, वो पूरे अभी जो बजट आया है, बजट के बाद उन्होंने जो खोल के तकरीरें की हैं और बताया कि किस तरह से किस सियासतदान की क्या यहाँ पर डिलीवरी है और उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। उससे बढ़ के कौन इस तरह से, और अवाम भी, और मैं समझती हूँ कि इसमें मीडिया का भी अहम किरदार होता है कि मीडिया इसमें अहम किरदार अदा करता है और मीडिया बताता है कि इस वक्त आप किस सिमत जा रहे हैं
और आपका जो हदफ है या अहदाफ है वो क्या है। तो इसी तरह से ठीक इसको है। तय करना कोई इतना ठीक है डॉक्टर मुश्किल साहिबा, नहीं है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, वी गॉट योर पॉइंट। अब आगे मैं बढ़ती हूँ, हमारे साथ एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा भी मौजूद हैं। लेट मी वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम मैरिज। जी नाइला साहब फरमाइएगा, इस बार चूंकि हम मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल का अगर एक जायज़ा लें तो मुझे बताएं, इसी तनाजुर में चूंकि ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर है, इसी वजह से हम अपने मुल्क का जिक्र करें तो मईशत का एक निज़ाम जो है वो उस तरह से इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा है, बिकॉज गुर्बत भी है, महंगाई भी बढ़ रही है, दैन IMF के साथ भी चूंकि कर्ज़ के मामलात हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब तक इंटरनेशनली मामलात नहीं ठीक होते हैं, आपका नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं ठीक हो सकता? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया महविश कि आप इसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो अगर दुनिया की मईशत से कोई मसला आ रहा है तो सारे ममालिक के ऊपर उसका असर होगा। आप पे भी असर हो रहा है और हमारी तो पूरी कोशिश थी कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंट हो और 7 दिन के बाद दोनों पार्टियां मिलके एक मुस्तकिल किस्म का मतलब हल निकाल लें अपने मसले का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ट्रम्प साहब ने भी इस मुआहदे को जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया और ईरान ने भी कर दिया। तो अब वहाँ पे हालात कशीदा हो गए हैं और इस कशीदगी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसको निशाना बनाया गया, जो कि एक वाटरवे था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके ऊपर अगर बिलफर्ज ट्रम्प साहब 20% लगाते हैं टैक्स, तो अगर आप एक चीज जो है वो 100 रुपए की ले रहे थे वो आपको 120 रुपए की पड़ जाएगी। तो इस तरह से हर चीज में जो है वो कीमतें चढ़ जाएंगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए, ना सिर्फ खित्ते के लिए बट दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो कोई भी इस आग से बच नहीं पाएगा। इसके बावजूद आप देखें कि माशाल्लाह आपकी इकोनॉमी अभी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है। अभी आपने जो है करीबन 4,500 बिलियन रुपयों का जो है कर्जा उतारा है और आपने जो है वो डेट अपना 75% से रिड्यूस करके 62% पे लाया है, यानी कि आपने करीबन 13% जो है अपने कर्जे में कमी लाई है। तो ये मुस्बत इक़दामात आपकी गवर्नमेंट ने विद गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विद गुड पॉलिसीज, विद फिस्कल डिसिप्लिन इसको हदफ को हासिल किया है। लेकिन आप दुनिया से अलग तो नहीं है, जो दुनिया में हो रहा है वो आप पे भी असर तो हो। नाइला साहिबा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई कैन अग्री विद यू, बट यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ममालिक भी देखे हैं जहाँ पर इस तरह से मईशत असरअंदाज उनकी नहीं हुई है। अगर मैं मिसाल दे दूँ भारत की, बांग्लादेश की, तो अगर स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र करें तो पाकिस्तान में आलमी मार्केट में जब इजाफा होता है तो इजाफा होने से ही कबल आइडिया हो जाता है और यहाँ भी रेट्स जो है वो हाई हो जाती हैं। बट अगर आलमी मार्केट में ये रेट्स कम हो जाएं तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट उसी तरह से नहीं होता है, फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसकी क्या आप वजह समझते हैं? बिकॉज ये एक आम आदमी के लिए बड़ा रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। वैसे ये तो बेसिकली टेक्नोक्रेट आपको बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम किस तरह से इसको डील करती है। लेकिन मेरी नाकिस राय में वो इसलिए एकदम उसको बदलते नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रही होती है मार्केट में। तो वो आपके लिए ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं ला सकते एक आम कंज्यूमर के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज आप पेट्रोल जो है वो 300 रुपए लीटर पे ले रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में वो 200 रुपए का आ गया है। आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग, आई एम नॉट गिविंग यू डाटा, आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकल। तो वो जो 100 रुपए का बफर है वो गवर्नमेंट को एक कुशन मिल जाता है और लेटर फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस। तो आम जो कंज्यूमर है उसके लिए वो एक स्टेबल प्राइसिंग रहती है और उससे वो ज्यादा देर पा, इसीलिए आप देखें
कि बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी जब पिछली दफा पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हुई तो कतारें लग गई थी, लेकिन आपके यहाँ नहीं लगी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्राइसिंग मैनेजमेंट की और उसमें उन्होंने पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी कंट्रोल किया। ठीक है, ठीक। तो वो एक स्टेबिलिटी रही बजाय इसके कि आप ऊपर नीचे अपनी प्राइसेस करें क्योंकि रोज चेंज हो रही हैं। लेकिन ठीक है नायरा साहिबा, इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, तो ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और वापस आएंगे तो फिर इस इश्यू के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। और नायला साहिबा से हम ये बात कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता में अब वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है, ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर है यकीनन, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की जानिब से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काबीना है, जो टीम है, वो अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये नायला साहिबा का कहना है इस वक्त, लेकिन इससे ज़रा आगे अब बढ़ते हैं, जो मामला डिस्कस करना है। नायला साहिबा ये बताइएगा, अब जो MOU हुआ उसके बाद तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड है, आगे मुआहिदा हो जाएगा और मुज़ाकरात जो है वो तकमील तक पहुंच जाएंगे खुशअस्लूबी के साथ, अफ़हाम व तफ़हीम के साथ। बट एक दोबारा से एस्केलेशन स्टार्ट हुआ। अब मुझे ये बताएं कि आगे के क्या आप मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरफ ये तमाम तर मामला जा रहे हैं, और आगे क्या ये 60 डेज़ का टाइम पीरियड कम्प्लीट हो पाएगा, इसी के दरमियान में मुआहिदा मुज़ाकरात तकमील को पहुँच पाएंगे या नहीं? मैं इसमें बहुत मोहतात रहूंगी क्योंकि इस वक्त आप देखें, ट्रम्प साहब ने तो मुआहिदे को खैरबाद कह दिया है और ईरान ने भी खैरबाद कर दिया है। और JD वाइन साहब ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा है कि हमने तो मुआहिदा इसलिए किया था कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए और हमें वक्त जो है मिल जाए कि हम एक भरपूर जंग दोबारा शुरू कर सकें। तो उसका मतलब है कि वो इस मुआहिदे में आए ही गलत नियत से थे। ठीक। और ईरानी कह रहे हैं कि जी अगर आप जो है वो दोबारा भरपूर जंग के लिए तैयारी कर रहे थे तो हम भी सोए पड़े नहीं थे। तो आ जाइए, फिर देख लेते हैं, वो जोर बाजू आजमा लेते हैं। तो यानी दोनों अतराफ जो हैं उन्होंने मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ले ली भी है और ये जंग मुझे खदशा है कि ये बढ़ेगी क्योंकि इजराइल में आप देखिए नेतन्याहू की इलेक्शंस आ रही हैं अक्टूबर में और उसको उसकी पार्टी में भी लेट अलोन उसका वोट बैंक, उसकी पार्टी में भी उसको जो है लानत मलामत की जा रही है। जो उसने साउथ लेबनान में जंग शुरू की है, जब उसका पिछला दौरानिया था उसमें भी उसने इसी तरह जो है वो फौजें लेके गया था साउथ लेबनान में, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स के बाद उन्होंने विड्रॉ करना पड़ा इजराइल को साउथ लेबनान से अपनी अफवाज को, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। इस दफा वो अपनी कुर्सी नहीं खोना अफोर्ड कर सकता क्योंकि अगर वो कुर्सी पे नहीं रहता तो सीधा जेल जाएगा। उसके खिलाफ इतने सारे मुकदमात उसके मुल्क के अंदर हैं। दूसरी तरफ रही ट्रम्प साहब की बात, तो उनके भी नवंबर में मिड टर्म्स आ रहे हैं और उनका वोट बैंक भी उनसे नाराज जा रहा है क्योंकि जब वो आए थे पिछले साल जनवरी में उन्होंने कहा था कि मैं अमन का सदर हूँगा और मैं जंगें बंद कराऊंगा, और फिर उन्होंने ईरान पे ये इम्पोज की जंग जिसकी कोई जो है वाज़े वजह नहीं थी एक्सेप्ट कि इजराइल को सपोर्ट करना। ठीक। और इस वक्त कांग्रेस जो है अमेरिकन कांग्रेस, उसमें भी 2 बिल पास हुए हैं। एक बिल पास हुआ है जिसमें कि इजरायली डिफेंस फोर्स और अमेरिकन डिफेंस फोर्स जो है उनको मर्जर कर रहे हैं और जो CIA है और मोसाद है वो भी मर्ज हो रहे हैं फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। यानी कि अगर ट्रम्प साहब हार भी जाते हैं, बिलफर्ज नेतन्याहू हार भी जाता है, तो जो अमरीकी फौज है वो इजराइल के कंट्रोल में है इस बिल की वजह से। और जो उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है
वो मोसाद, जिसका आपको याद होगा जब इराक पे इन्होंने हमला किया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का करके, तो इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करके उन्होंने हमला किया था। और अभी भी इजरायली इंटेलिजेंस CIA को और सारी दुनिया को कह रही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि ईरान ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट किया है। और ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो है सिग्नेटरी भी है, जिसकी वजह से IAEA के इंस्पेक्टर्स सबसे ज्यादा ईरान को मॉनिटर करते रहे हैं। इसके बावजूद जो IAEA का हेड ग्रॉसनी है, उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे वाजे नहीं किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। यस, ईरान जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो थ्रेशोल्ड है उसके मैक्सिमम लेवल पे एनरिच कर रहा है। ठीक। तो इसलिए कि वो एक डिटेरेंस भी रहे और NPT की वायलेशन भी ना हो। अगर उसके ऊपर कोई सीरियस थ्रेट न्यूक्लियर का आता है, जो कि इजराइल कर रहा है, तो ईरान कहता है कि हमें फिर टाइम नहीं लगेगा न्यूक्लियराइज होने में। ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रम्प साहब की ख्वाहिश है और इजराइल की ख्वाहिश है कि ईरान जो है जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट पे चला जाए, जो ईरान नहीं करेगा, और NPT के मुताबिक भी उसको हक है अपना वो पीसफुल पर्पसेस के लिए एनरिचमेंट जारी रखे। तो इस वजह से इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं और किसी वक्त भी किसी तरफ भी पलटा खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच नाइला साहिबा। आगे बढ़ूंगी सिद्रा सदोजई साहिबा की जानिब। और सिद्रा साहिबा, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे, चूंकि मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल बड़ी नाजुक मोड़ के ऊपर ही खड़ी है और इसी से ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर है। अब जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं और आम आदमी का जिक्र कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब अप्स एंड डाउन्स होती हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं, बिकॉज इसी से ही जो रोज़मर्रा की अशिया है, अशिया खरदोनोश का जिक्र कर रहे हैं और दीगर तमाम तर मामलात इसी के ऊपर मुनसर करते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी अवाम अपने आप को किस तरह से रेडी रखे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो वो वाला तेल हमारे पास फौरन पहुंचना शुरू हो जाता है जो महंगा बिक रहा होता है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो तेल पाकिस्तान तक आ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस जिन पे इतना हाइक हुआ होता है वो प्राइसेस वापस अपनी जगह पे नहीं आती। महंगा पेट्रोल तो हम उसी घड़ी खरीदने खड़े हो जाते हैं, लेकिन सस्ता पेट्रोल तो हमारी पहुंच से ही बहुत दूर है, कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि रोजमर्रा की अशिया जो अशिया खुर्दनोश कहलाती हैं, बल्कि आपके बिजली के बिल्स हैं, उसके अलावा आपकी आमदोरफ्त है, हर चीज महंगी होती है, लेकिन नहीं बढ़ती। तो आप लोगों की, हम लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ती यहाँ पे। लेकिन सस्ताई के जमाने में जो है हम भी आई डोंट नो किस तरफ को जा रहे हैं, कि जब हमें भी पता है कि गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन हमारे पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि हम भी कम से कम अपनी आवाम को कुछ रिलीफ दिला सकें, कि थोड़ा बहुत पेट्रोल सस्ता खरीद के रिलीफ दे के कोई स्टोरेज कैपेसिटीज हमारे पास हो कि जहां पे हम आवाम की चीखें निकलवाने से अपने मुल्क को सेव कर सकें। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि हम दूर अंदेश भी नहीं है और हमें इन चीजों की मैनेजमेंट में भी शायद मजीद 100 साल दरकार होंगे। आम आवाम की आपने बात की, आम इंसान की आपने बात की, तो आए रोज जो है वो कोई ना कोई ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं कि मियाँ बीवी ने खुदकुशी कर ली, घर का किराया नहीं दे सकते थे, बच्चों के गले काट दिए। इससे ज्यादा आपके मुल्क में एक वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि जहां पे आप अगर हजरत उमर का दौर खिलाफत उठा के देखिए तो वहां पे जब कहत साली का एक, क्योंकि उसको लीगल लैंग्वेज में फोर्स मेजोर कहा जाता है, आफा समाविया कहते हैं, जब उसका एक मसला था तो हदूद को भी मुअत्तल कर दिया गया था। जो हुक्मरान है वो इस तरीके से अपनी आवाम को रिलीफ देते थे। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है वो आलमी मार्केट में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए, पाकिस्तान में 100 रुपए अगर सस्ता हो रहा होगा एज कम्पेयर टू द पाकिस्तानी करेंसी, तो हम पे एहसान करके हमें 12-13 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 6 रुपए की भीख के तौर पे वो एक रिलीफ मिल जाता है। और सेकेंडली अगेन आई कम टू द पॉइंट कि हम इतने दूर अंदेश नहीं है, हम इतने जो है वो नहीं कर सके कि कम से कम अपने ही जो हमारे पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, मैं गवादर की बात करूंगी या मैं बात करूंगी आपके कराची पोर्ट की,
कि हम कम से कम उनको फंक्शनल कर दें, दुनिया के लिए भी एक आसानी करें, अपने लिए भी आसानी करें, ट्रांजिट रूट फराहम कर दें हम। लेकिन आई डोंट नो हमारे हुक्मरान जो हैं वो आखिर कब अवाम के लेवल पे आके अवाम के बारे में सोचेंगे। सिद्रा साहिबा, आई डोंट नो हाउ कैन आई एग्री विद यू, बिकॉज जो अभी आप फिगर्स बता रही हैं और जिस तरह से आप ग्राउंड रियलिटी का जिक्र कर रही हैं, गवर्नमेंट सोई भी तो नहीं है, और गवर्नमेंट खुद ये क्लेम करती है कि दे हैव एन एक्सपर्ट टीम। तो वो अपने एक्सपर्ट टीम से, उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा तो यकीनन उठा रहे होंगे, वो काम तो कर रहे होंगे ना। अब उनका जो नताइज है, रिजल्ट, आउटकम है, वो ज़रा बहस होना चाहिए। जी, वो फायदा आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? यहाँ पे जहाज तो खरीद लिए जाते हैं, यहाँ पे अपनी सेवें तो भर ली जाती हैं, लेकिन आम आवाम तक वही चीज। आप ये देखिए कि अगर आपने बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो 6-6 महीने तक आप उन यूनिट्स का बिल देते रहेंगे। सो वेयर इज द पब्लिक? आम आवाम के लिए वो चीज कहाँ पे है? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? देखिए, पॉलिसी आपकी शिफ्ट होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए तो वफाकी काबीना में सिद्रा, इसके लिए तो वफाकी काबीना में रद्दोबदल की सरगोशियां इस वक्त हैं। आप समझती हैं कि अगर ये चेंजेस हो जाती हैं, न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, तो क्या वो अच्छा डिलीवर कर लेंगे? मैं उम्मीद कर सकती हूँ, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि हर दफा हम उम्मीद करते आए हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो उसकी उम्मीद मुझे अभी भी नहीं है कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। मेरे पेट्रोल जो है वो मैं महंगा खरीद रही हूँ, पिछला पेट्रोल मैंने सस्ता खरीदा, वो अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ? नई काबीना आके क्या कर लेगी? हाँ, मैं एक दीवाने के ख्वाब के तौर पे हर चीज के अच्छे होने की, हर चीज अच्छी हो जाएगी इसकी उम्मीद कर सकती हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब तक मेरे मुल्क के बासी खुदकुशी, खुदसोजी इससे नहीं हटेंगे और यहाँ पे खुशहाली नहीं आएगी। देखिए, चेहरा कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि क्या मैं आम आवाम, क्या जनरल पब्लिक, क्या एक दिहाड़ीदार मजदूर, उस तक कोई रिलीफ पहुंचा है या नहीं। आप किसी भी चेहरे, किसी भी पार्टी को लाके बिठा दीजिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या हमने खुशहाली और तरक्की का सफर तय किया है? But nothing happens overnight ना, it will take a long time to get a change. So आप समझती हैं कि इस हुकूमत को भी, चूंकि माजी की हुकूमतों की तरफ वक्त देना चाहिए, प्रॉपर वक्त, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल का अरसा इस हुकूमत ने पूरा किया है, बट इज इट इनफ? देखिए, ये हमारी हुकूमत अनडाउटेडली कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में बहुत बेहतरीन है। आपने जहाँ पे सफारतकारी की बात की, जहाँ दुनिया के साथ आपने ताल्लुकात जो है मजबूत करने की बात की, उभर के सामने आए स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अनडाउटेडली कि हमने इस वक्त दुनिया को जो है वो बहुत उभर के दुनिया के नक्शे पे सामने आए। बट स्टिल अगर आपके अपने अवाम, आपके गरीब अवाम जो है वो महंगाई से चीख रहे हैं, पिस रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको पहले अपने घर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा, हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त इन्फ्लेशन का, साथ ही ग्लोबल इकॉनमी का जिक्र किया जा रहा है। अब वफाकी जो काबीना है उसमें तोसी भी की जा सकती है और कुछ मिनिस्ट्री जो है वो उसमें चेंजेस नज़र आ सकती हैं, यानी कि चेहरे तब्दील होने के तवक्कात हैं। तो मुझे बताएं, ओवरऑल तमाम तरी जो मामलात और हालात हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, क्या समझ रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वेविश, आपने एक बहुत ही अहम मौजू उठाया है और यकीनन इस पे मेरे से पहले जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मैडम नायला चौहान साहिबा ने भी और सिद्रा साहिबा ने भी बहुत अच्छे तरीके से आपके सवालात के जवाबात को कवर किया है। इस वक्त जो ये चेंज की या तब्दीली की बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि हमेशा चेंज इज गुड, तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि जब एक जैसे लोग रहते हैं तो उनके ऐसे, हमारे मुल्क का कल्चर इस तरह का है कि वो इस तरह से एक रास्ते बना लेते हैं, एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं, उसमें अपनी टीम्स को एंगेज कर लेते हैं और फिर वो जो टीम्स होती हैं वो उन्हीं चीज़ों को दोहराती चली जाती हैं। लेकिन अगर चेहरे नए आएंगे और तो वो नए ख्यालात के साथ आएंगे, वो नई टीम्स के साथ आएंगे, तो हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। ये तो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है। लेकिन इसके पसे पर्दा जो है वो बहुत सारे अवामिल कारफरमा है। मसलन तब्दीली जो है, जैसे कि सिद्रा फैदोज़ई साहबा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि
जो तब्दीली है वो अंदर से आती है, बाहर से आप ये बिल्कुल सही बात है। सिफारती महाज पर हम बहुत ज्यादा कामयाब हैं, लेकिन हम बाहर जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, हमारे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हो, जब तक घर में आप मजबूत नहीं होंगे, आपके घर के लोग मुतमईन नहीं होंगे, आप खुद सोचें कि बाहर आप जितने मर्जी अच्छे कारहाय नामाया अंजाम दे रहे हो, आपको अपने घर के लोगों को मुतमईन रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए नए चेहरे, नई तब्दीली और नई टीम्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं, खासतौर पे हमारे जो यंग लोग हैं वो उनमें बहुत सारी सलाहियतें भी हैं, और वो बदलते हुए निजाम को, बदलते हुए हालात को, चाहे वो मुल्की सतह पर हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, इट सीम्स लाइक वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर। तो मुझे बताएं कि ये जो अभी ये पुरानी काबीना, खैर उसमें चंद मिनिस्टर्स से सही डिलीवर नहीं हुआ, अब नए चेहरे आएंगे, कोई गारंटी तो तब भी नहीं है कि वो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे जो वजीर आजम साहब के इस वक्त हैं। तो अगर वो भी सही से डिलीवर नहीं कर पाए तो उनको भी हटा दिया जाएगा, उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। तो इज इट वी कॉल एन एक्सपेरिमेंट और नॉट? नहीं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन ये है कि अब अगर जो भी जिस किसी को भी लेके आए, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको उसके चेक्स होने चाहिए। आप उनको टारगेट्स दें, यानी आपकी पहले वीक के अंदर क्या आपके पास प्लान है, अपने आप किस तरह से अपनी मिनिस्ट्री को या जो भी इदारा आपके अंडर दिया जा रहा है आप उसको किस तरह से चलाएंगे। फर्स्ट वीक में प्लान चॉक आउट होना चाहिए। इसके बाद आप उनको देंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके क्या टारगेट्स हैं और आप उनको कैसे अचीव करेंगे। फिर 6 मंथ्स का इस तरह करके इनको लिमिट्स जो है वो मुकर्रर करनी होंगी। और जब तक आप इस सख्ती से कारबंद नहीं होंगे, मैं नहीं समझती कि फिर कारकर्दगी में कोई फर्क पड़ेगा। एक छोटे से मुलाजिम के लिए तो आपने इतनी सख्त कारकर्दगी और एवेल्युएशन रखी हुई हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अभी इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर लेगी? जी बिल्कुल, ये कर सकती हैं, इनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। इनमें जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के दौरे किए हैं, और उसमें से बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो इनके पास मौजूद होंगी। और जो सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं आप उसमें से देखें, एक तरीकाकार होता है ना हर काम का एज अ प्रोफेशनल। जैसे मैं IR की स्टूडेंट हूँ, IR के मुतालिक पढ़ाती हूँ, तो मैं यकीनन ये देखूंगी कि सक्सेस स्टोरीज क्या है किस मुल्क की। मेरे जिम्मे अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि इस पे सबसे पहले क्या काम हो चुका है, हमारे यहाँ पे सूरत हाल क्या है मुकामी, और हमने उसके मुताबिक किस तरह से अपने प्लान को आगे लेके चलना है। क्योंकि एक पूरा प्लान, एक पूरा रोड मैप आपके जहन में जब तक नहीं होगा, आप अपने जितने भी अच्छे मनसूबाबंदी कर लें, आप उस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, टारगेट्स नहीं रखेंगे, तो उसको फिर सक्सेसफुली अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो अब हमें बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए तकाजों के मुताबिक इन बातों पे अमल करना जो है इस वक्त बहुत जरूरी है। बदलती हुई सिचुएशन से याद आया डॉक्टर साहिबा, मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल, तो क्या कोई बेहतरी के इम्कानात, कोई तवक्कात की जा सकती हैं कि नहीं? देखें, मैं हमेशा मुस्बत बात पर तवज्जो देती हूँ। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे इम्कानात रद्द हो चुके हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद का दामन जो है कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी सूरत में किसी भी मसले का हल नहीं है। बिल आखिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही काम करेंगी, और बिल आखिर लोगों को बातचीत करके ही अपने मसाइल को हल करना होगा। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है कि ये लोग सोच समझ कर आगे चलें, क्योंकि ये जो शोलाबाज किस्म के बयानात आ रहे हैं और जो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, ये सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने एजेंडास के मुताबिक मकासद हासिल किए जा सकें। लेकिन बिल आखिर जो मेज है जहाँ पे आप अपने बातचीत का आगाज करेंगे, उसी के थ्रू ही इन मसाइल का हल निकलेगा। कभी भी गोला बारूद या सरहदों पर मसाइल जो है वो हल नहीं होते। ठीक हो गया। डॉक्टर सादिया हमारे साथ हैं। जी जी डॉक्टर सादिया, जिस तरह से अभी तमाम तर मामलात और हालात खैर जिस सिमत में भी जा रहे हैं, एक तो आपने भी इस चीज़ के ऊपर निशानदेही की कि हमें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर और अपने चीज़ों के ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। आइदर के मशरिक़ वुस्ता में या इंटरनेशनली ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से मुतासिर हो रही है, बैकअप पे हमारे पास प्लान स्ट्रेटजीज मौजूद होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, अब आगे जो मामलात आप देख रही हैं, क्या इस हुकूमत के पास वो कैपेसिटी है कि वो तमाम
तमाम तर मामलात को संभाल सकें, बिकॉज इनके बड़े दावे थे, बड़े वादे और ऐलानात करके आए थे कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे, और जिस तरह से अभी सिफारती मुहाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं पाकिस्तान ने, तो वो जो इंटरनली मामलात हैं उसको भी दुरुस्त कर लेंगे। मैंने नाइला चौहान साहिबा की पूरी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने बड़ी अच्छी और उम्मीद अफजा बातें की हैं, और उन्होंने बताया कि 13% जो कर्जा है उसमें कमी लाई गई है, और उन्होंने कहा कि पेट्रोल जैसे ही मतलब 200 अगर होता है तो 100 रुपए जो होता है वो आवाम को, हुकूमत को एक कुशन के तौर पे मिलता है। मैं ये कह रही हूँ कि वो हुक्मरान तो कुशन लेते हैं, वो तो आराम से वहां बैठते हैं, लेकिन जो अवाम है उसके लिए तो वो जमीन पे बैठने की जगह भी नहीं छोड़ते। ये देखें कि वो क्या कर रही है। और अगर ठीक है कर्जे में कमी लाई गई है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये बताएं कि जो आम आदमी है वो उसकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। जिस तरह से सिद्रा यूसुफजई साहिबा बात कर रही है कि तरक्की और खुशहाली की तरफ हम नहीं गए। अब सदोजई साहिबा, अच्छा अब तरक्की और खुशहाली तो दूर की बात है, हमने तो आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया है। उसकी जो हम पहले कहते थे कि 2 वक्त की रोटी है, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। आप ये देखो कि अभी अच्छा, जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को ठहरा रही हैं आप ये वक्त और हालात को? देखिए वक्त और हालात के अलावा हम जो सबसे पहले जो बात करते हैं वो जाहिर है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, आप वहां पर जो वादे करते हैं, जो नारे लगाते हैं, वो यही लगाते हैं कि हम माशरे को खुशहाल बनाएंगे, हम अमन और सुकून लाएंगे, हम आपके लिए रिलीफ लाएंगे, हम आपके लिए फला प्रोजेक्ट लाएंगे। उनके साथ ये वादे किए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप मशरिकी वुस्ता की बात कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल आप अगर मुल्की हालात के बारे में देखें, आप एक तरफ कश्मीर में देखें कि 1.5 माह से वहां पर किस तरह की सूरत हाल है। आप बलूचिस्तान में देखें, हमारे यहाँ मीडिया पे हम इन मौजूआत पर बात ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर मिसिंग पर्सन की बात नहीं कर सकते। हम किसी डॉक्टर साहब, नो डाउट कि पाकिस्तान इज फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट उसके अलावा भी एक आम आदमी की जो तवक्कुआत हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं हुकूमत पूरा करने की कोशिश तो कर रही है ना। ऐसे तो नहीं है कि हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। तो जो वो ठीक है कि कर रही है। डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं नाउमीद या इस तरह से नहीं हूँ। यकीनन इनके ऊपर जिस तरह चेक एंड बैलेंस है वो होना चाहिए, उन्हें एक हदफ देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह और रोड मैप होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रोड मैप इन सब के पास होता है। जब यहाँ पे आते हैं तो ये कोई इस तरह से आम लोग नहीं है, ये लाखों हजारों लोगों का मैंडेट लेके आते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप समझें बहुत सारी। अच्छा, इसके लिए तो डॉक्टर साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है ना, चूंकि जब हम इकॉनमी का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तहरीक इंसाफ और चूंकि अभी अगस्त में दोबारा से वो अलीमा साहिबा के स्टेटमेंट्स भी इस तरह से आ रहे हैं कि वो दोबारा मैदान में आने जा रही हैं अवाम के दरमियान, कोई इम्पैक्टफुल होगा कुछ इनका प्रोसेस? देखिए मैं इस तरफ आती हूँ जो रोड मैप की, पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं कि मेरे पास वक्त कम है, टाइम का काइंडली ख्याल रखिएगा। जी जी मैं मुख्तसर करूंगी। जी। असल में बात है ना वो सिस्टम की है कि आपको सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। जो हम वेलफेयर स्टेट्स की यहाँ पर मिसालें देते हैं कि वहां पर तो आम आदमी भी, आम शहरी भी किस कदर तहफ्फुज रखता है और वो जीने के लिए उसे ये नहीं है जो उसकी बेसिक नीड है, उसकी सेहत है, उसकी तालीम है, उसके लिए वो किसी का मोहताज होता है। तो वो जाके देखें कि उनका सिस्टम क्या है। ये जो हमारे सारे सियासतदान है ये उन्हीं मुल्कों से पढ़ के आते हैं, वहां से आप उनकी डिग्री उठा के देखें तो अक्सरियत वहां से पढ़ी हुई होती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि उसका जो सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए। बाकी आप ये जो बात कर रही हैं, देखें आप कुछ भी कहें, जो चेंज का एक नारा पीटीआई लेके आई वो ठीक है, हमने बहुत ज्यादा अवाम में देखा अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन साथ में पूरा का पूरा मीडिया का सिनेरियो हुआ है या हुकूमत का सिनेरियो वो पूरा बदल चुका है। आप जहां पे भी देखें आप इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। चाहे आप इस वक्त देखें कि उनकी जो आला क़यादत है वो अंदर है, और अंदर होने के बावजूद जो लोग हैं, हालांकि उन्होंने जो नारे लगाए थे वो डिलीवर ही नहीं कर सके। उन्होंने जो नारे लगाए थे कि हम आवाम को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, कुछ भी नहीं दे सके। और उनकी खुशकिस्मती हुई है, जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उनके लिए आगे उनकी नेक नामी ज्यादा हुई है, उनके जो पैरोकार हैं वो ज्यादा बढ़े हैं, वो कम नहीं हुए। और इसी तरह से तो हम कहते हैं, देखिए लोग यकीन तो रखते हैं, नहीं अवाम उनके साथ, अगर उन्होंने कॉल दे दी तो अवाम निकल आएगी या नहीं?
देखिए, अवाम निकलती है, अवाम निकलेगी, ये है कि अवाम निकलती है, लेकिन पिछले ये कुछ मामलात में हमने देखा कि अवाम भी उस तरह से नहीं निकली, क्योंकि इनके अपने लीडरान बाहर नहीं निकले, क़यादत बाहर नहीं निकली। देखिए, क़यादत बाहर क्यों नहीं निकलती? ये जो हम वाक़यात दे चुके हैं पिछले अरसे में, जो कुछ डी चौक पे हुआ कि वहां पर जो उनकी क़यादत थी वहां से डी चौक से किस तरह से चली गई, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ इस तरह से मुहर्रकात होती है। लेकिन हमने ये देखा है, मैं इसको कोई पॉजिटिविटी और उसमें नहीं ले रही, लेकिन जो हमारी बहुत सारी यूथ है और कुछ ऐसे मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर ऐसा असर डाला गया है। बात ये नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जो हम कह रहे हैं कि 70 साल हो गए और 70 सालों से बल्कि जायद हो गए, और हम जिस पे चल रहे हैं लोग उससे ना उम्मीद हो चुके हैं। लोग ये चाहते हैं कुछ भी हो, अच्छा आए, वो किसी भी सूरत में आए। पीपल वांट चेंज, ताकि आम आदमी को पीपल वांट चेंज। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। अच्छा सिद्रा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपने मशरिक़ वस्ता के ऊपर बात नहीं की, एंड आई फेल्ट इट, क्योंकि अभी जिस तरह से मामला जा रहे हैं, ईरान और अमेरिका साथ में इसराइल का जिक्र ना करें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा इसके ऊपर भी बता दीजिएगा। जी अच्छा, मैं इसके ऊपर आती हूँ। थोड़ा सा मैं मैडम की बात के साथ जरा डिसएग्री करूंगी। पिछले 13 साल से एक सूबे के अंदर तब्दीली का नारा लगा के एक हुकूमत बैठी हुई थी। आज उस सूबे के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद सबसे ज्यादा है। जो प्रोविंशियल कैपिटल है पेशावर, वो एक वक्त पे फूलों का शहर कहलाता था, आज वो गंदगी का ढेर बन चुका है। वो लोग जो यहाँ धरने देने आते हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं और तमाम गवर्नमेंट मशीनरी उठा के लाते हैं, उसी सूबे में खवातीन रिक्शों में बच्चे डिलीवर करने पे और नालियों पे बैठ के बच्चे डिलीवर करने पे मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि सूबा इस बुरी तरह हाईजैक हो चुका है कि उसकी तमाम जो वसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज, धरनों और जो आपकी जेल यात्रा है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बात के जनाब तब्दीली के नारे लगे थे, और आप वो देखिए कि जिस वक्त हुकूमत इनके हाथ में थी तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कहाँ खड़ा था, एक आइसोलेशन का शिकार हो चुका था। पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क ना तिजारत करने के लिए तैयार था, ना कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार था, ना सेकेंडली सबसे ज्यादा जो रोजगार की तलाश में नौजवान आपका ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान से, वो भी उन्हीं इसी एक जमात की बदौलत हुआ है, और उसी सारे टाइम फ्रेम में हुआ है कि जहां लोगों ने तो बाहर से नौकरियां ढूंढने आना था, लेकिन पाकिस्तान का जवान जो है उसको पाकिस्तान में रह के भी नौकरी नहीं मिली। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की आपने बात की। सिमिलरली इस वक्त मैं आई एम नॉट सो होपफुल कि ये हालात और ये मामलात जो है वो सिमट जाएंगे, क्योंकि तीसरी दफा ईरान के को एक मिसट्रस्ट जिस तरीके से दिया गया है कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर अगेन हमला करके मुज़ाकरात को सैबोटाज किया गया है। अनडाउटेडली कि ईरान का इसके अंदर मिसट्रस्टेड रहना, मिसट्रस्टेड होना बिल्कुल जायज है, बट ईरान का कोई पे हमला कर देना इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया गया। और जिस तरीके से ईरान को एक फतह की सिचुएशन हासिल थी, या जिस तरीके से ईरान को हिमायत और हमदर्दी हासिल थी, ईरान जो है वो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बल्कि अगर आप अपने जो है वो ब्रदर इस्लामी ममालिक की बात करें तो वहां पे भी लूज करता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नेटो भी जो है वो इस जंग के अंदर दाखिल हो रहा है। सिमिलरली वो तमाम खलीजी ममालिक जो पहले रिस्ट्रेन की कैफियत में बैठे हुए थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम मामला को सेटल डाउन किया हुआ था और खलीजी ममालिक को रिटेलिएट करने से रोका हुआ था, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। वहां पे सऊदी अरब के अंदर भी आप देखेंगे इसी मौके से फायदा उठा के हौसियों ने भी दोबारा से जंग का ऐलान किया हुआ है, वो भी जंग छेड़ के खड़े हुए हैं। सिमिलरली अब नाए हुर्मस की बात अगर की जाए तो वहां अमेरिका जो है वो उसके ऊपर टोटल कंट्रोल का दावेदार है, यहाँ पे ईरान टोटल कंट्रोल का दावेदार है। अब नाए हुर्मस के ऊपर टोल टैक्स जो है वो लेना किसी भी कंट्री के लिए, अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि वो तमाम गुजरगाहें जो कुदरती तौर पे मौजूद है, या वो तमाम आबी रास्ते जो कुदरती तौर पे मौजूद है, वो किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं होते। 20% फीस की बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने की तो उसी को रिवर्ट करके कहा कि खलीजी ममालिक जो है वो अमेरिका के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, जो कि मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव स्टेप है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द फीस, अगर आप जो है वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपके पास भी उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है। अमेरिका ऑब्वियसली अमेरिका तो अपनी ही जो है वो चाल पे बात करेगा, वो तो अपना भला देखेगा, लेकिन बिजनेसमैन माइंड के साथ जो ट्रंप ने सिर्फ टेबल पे प्रपोजल रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से
गलत है या नाकाबिले कबूल है। कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं अगर तो दोनों मुमालिक अपनी अपनी हटधर्मी पे इसी तरह कायम रहे। लेकिन चूंकि मैडम मेरे से ज्यादा जानती हैं, शी इज द एक्सपर्ट ऑफ आईआर, हर जंग जो आज तक दुनिया में लड़ी गई है वो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात टेबल पे हुआ है। बिल्कुल सही है। बशर्ते कि 2 दफा 3 दफा मुज़ाकरात टेबल को जो है वो सैबोटाज ना किया जाए। ऑलराइट, सो यू आर नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक ये तमाम तर मामलात के हवाले से। डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगी? जी, मुझसे कहने अब डॉक्टर सादिया से। जी 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 बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी अभी जो सिद्रा साहिबा डिसएग्री कर रही थी, मैंने कतन ये नहीं कि देखें जिसकी जो पॉजिटिविटीज हैं वो भी सामने आनी चाहिए। अब ये देखें कि कितने नौजवान हैं इस वक्त, सिर्फ नौजवान ही नहीं, कितने आप ये बताएं, हर दूसरा बंदा इस वक्त पाकिस्तान में ये चाहता है, उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क से बाहर चला जाए, क्योंकि वो ये समझता है कि इस मुल्क में उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया है। रोजगार के हवाले से, रोजगार के हवाले से, फॉर एन एम्प्लॉयमेंट हैं वो हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी मुल्क में रहें, लेकिन हमें अपनी आने वाली नस्लों का भी इस तरह से सोचना है। हम ये नहीं कहते कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो दूध की नहरें यहाँ पर बहाती रही हो, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है जिसकी जो अच्छे काम है वो जरूर होने चाहिए और जो अच्छे काम नहीं है जो आज हम इस दैट मींस एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, और उन दोनों को जरा देखने की जरूरत है। नाज़रीन, हमारे साथ आज सिद्रा सदोज़ई साहिबा मौजूद थी, डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, एम्बेसडर नाइला चौहान और डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। वी थैंक और पैनल फॉर शेयरिंग देयर इनसाइट्स। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।